Hello aspirants, this is me Akhil Shukla and I welcome you all to Unacademy's Beginner to Master channel. So guys, this channel is specifically for those candidates who have just started their UPSC preparation. And this session is presented by me Akhil Shukla, founder and director of Ambassadors IAS Academy. I have done MA in Political Science and I am having 2+ years of teaching experience in Delhi-based UPSC coaching institutes. Guys, in today's session we will talk about Cold War. ओके एंड अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप एंड यहाँ पर आप ऑन टेकिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लास स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज टू क्रैक यूपीएससी सर्विसेज एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट live test and quizzes and unlimited access to our live as well as recorded video lectures जहाँ आप पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट क्रिकेटर से लाइक मृणाल पटेल, रोमन सैनी एंड अदर्स। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पे करना होता है 64,000 अगर आप आना चाहते हैं 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के लिए। बट अगर आप मेरा कोड अखिल01 अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 57,600। ओके, दो कोर्स के लिए आप पहले 64,000 पे करते थे, यहाँ पर अब उसके लिए ऑन अप्लाइंग माई कोड आपको कितना पे करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 57,600। एंड आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बट आई विल सजेस्ट यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे ज़्यादा हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स रिजॉल्व करने वाला कोई पर्सनल मेंटर हो, आपके आंसर चेक करने वाला, उनको इवोल्यूएट करने वाला कोई मेंटोर हो, तो पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए यू कैन जॉइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स के लिए यानी कि 1 साल के लिए आना चाहते हैं तो फीस इज 57,600 ऑन अप्लाइंग माई कोड अखिल01 एंड इट इज़ 24 मंथ्स के लिए अगर आप आना चाहते हैं सो इट इज़ 89,100 on applying my code akhil01. Okay, don't forget to apply my code. And friends, कोल्ड वॉर में आज हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा एक बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोल्ड वॉर को समझने के लिए। एंड देन वी विल सी बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, जहाँ पर हम जानेंगे कि देन एग्जैक्टली वी कैन से कि यहाँ से कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है। Then we will see what is a Cold War, what does Cold War means, and emergence of power blocks, Cuban Missile Crisis. Friends, Cuba is a small island very near to USA. Okay, तो मैं आपको वो मैप भी दिखाऊंगा where Cuba is located. Arenas of Cold War, यहाँ पर हम देखेंगे अंडर दिस टॉपिक विल सी कोल्ड वॉर के क्या क्या इम्पैक्ट थे अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में। ओके, so friends, Cold War is also known as struggle for dominance. So it was a struggle for dominance between two power blocks, that is USA and USSR. Then it is also said to be ideological war because कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर था। ओके, एंड इट वाज बिटवीन कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। ओके, जो कंट्रीज खुद को कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के करीब पाती थी उन्होंने क्या किया, कैपिटलिस्ट रूल्ड यूएसए के पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। एंड जो कंट्रीज खुद को कम्युनिज्म के करीब पाती थी उन्होंने कम्युनिस्ट रूल्ड यूएसएसआर के पावर ब्लॉक को ज्वाइन किया। इट वॉज आइडियोलॉजिकल वॉर, यस, and it was based on suspicion, therefore it is called war of suspicion because बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट कभी कोई अटैक हुआ नहीं। दैट इज वाई द नेम कोल्ड वॉर हैज बीन गिवन। ओके, बट यूएसए continuous it was under suspicion that what if USSR attacks on USA, तो उसको खुद को प्रिपेयर भी रखना था किसी के अटैक के लिए। एंड same way USSR was also under misunderstanding and suspicion. So yes, it was a war of suspicion and war of deterrence. Okay, what does deterrence means? Here you can see deterrence का वैसे अब लेमन टर्म्स में हिंदी में मतलब होता है भय, भय पैदा करना। okay. So both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. जब भी कोई वॉर होती है तो उसमें दोनों पक्ष में, दोनों साइड्स में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, फाइनेंशियली,
आर्मी का लॉस होता है एंड आर्म्स एंड का लॉस होता है। ओके, सो कोई भी कंट्री चाहता नहीं है कि वॉर हो। ओके, तो एंड व्हाट डज रिटेलिएशन मीन्स? रिटेलिएशन मीन्स कि हम फर्स्ट अटैक तो नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम पर कोई फर्स्ट अटैक करता है तो हम उसको जवाब दें। ठीक है, जवाब देना इज रिटेलिएशन। तो एट दैट टाइम बोथ वर कैपेबल ऑफ रिटेलिएशन, बट एट द सेम टाइम दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कोई भी क्लियर कट विनर इसमें होगा नहीं अगर वॉर हुआ। ठीक है, thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not a hot or shooting war. The deterrence relationship prevents war, but not the rivalry between powers. Okay, deterrence relationship war को prevent कर सकती है, भय पैदा करना, भय से आप वॉर होने से रोक सकते हैं, बट राइवलरी को नहीं रोक सकते। ओके, तो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड डेटरेंस। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सी गाइस क्या होता था। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सी, यूएसए एंड यूएसएसआर वर टू पार्टीज इन्वॉल्व। ओके, अब यूएसए वाज अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इफ यूएसएसआर अटैक्स ऑन यूएसए, तो उसको खुद को प्रिपेयर्ड भी रखना है किसी भी अटैक के लिए। यूएसए क्या करेगा, देखेगा कि आर्मी कितनी है यूएसएसआर की, वेपन्स कौन कौन से हैं यूएसएसआर के पास, मिसाइल्स कौन कौन से हैं। ओके, सेम वे यूएसएसआर को भी इंश्योर करना है अपनी सेफ्टी, बिकॉज इट वाज आल्सो अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो क्या टेक्निक ये लोग यूज़ करते थे, यूएसएसआर देखेगा कि यूएसए के आसपास कौन सी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, सो डैट उसको किसी भी तरीके से अपने पावर ब्लॉक में शामिल कर लें। एंड यहाँ पर यूएसएसआर क्या करेगा, it will install a missile or deploy its army to deter USA. Okay, this was the instrument. This was the circumstances. Okay. Now see Second World War. So Second World War was between, it was Allied forces versus Axis powers. Okay, it was Allied forces versus Axis powers. अब एक्सिस पावर्स में कौन कौन आते हैं, वैसे यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस किस में आते हैं, अलाइड फोर्सेस। एक्सिस पावर्स में आते हैं जर्मनी, इटली एंड जापान। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन दो पावर्स, इन दो फोर्सेस के बीच में हुआ। एंड फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, कौन जीता, हु वाज द विनर? तो अलाइड फोर्सेस वॉन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, बट एट द सेम टाइम यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एक राइवलरी क्रिएट हो गई। वाई? बिकॉज, और ऐसा भी कहा जाता है, सी गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड तब होता है जब यूएसए दो बॉम्ब्स गिरा देता है जापान के दो सिटीज़ में, हिरोशिमा एंड नागासाकी में। ओके, एंड कुछ क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि यूएसए वाज फेमिलियर विद दिस फैक्ट दैट जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, बट देन आल्सो इट ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी जस्ट टू create a sense of deterrence on USSR that USA is supreme. तो USSR तुम थोड़ा बच कर रहो, ठीक है। तो ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करना चाहता था यूएसए, ताकि सिर्फ एक सुपर पावर के रूप में यूएसए इमर्ज हो और बाइपोलैरिटी के लिए कोई गुंजाइश ही ना रह जाए, एक यूनिपोलर वर्ल्ड यूएसए क्रिएट कर ले। And influence of this second world war was in Southeast Asia also, Japan and Burma, Northeast India, etc. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन सोल्जर्स यूएसए का फ्लैग होस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैटल ऑफ इवो जिमा जापान ऑन 23 Feb 1945। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पिक्चर्स हैं। एंड यहाँ पर सोवियत यूनियन यूएसएसआर का फ्लैग होस्ट कर रहे हैं।
रेस्टैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी इन मे 1945। सो 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और यहीं से हम बिगनिंग मानेंगे वर्ल्ड वॉर टू की। तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है वेयर एग्जैक्टली यू कैन से कोल्ड वॉर बिगेन, इट वॉज विद द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ओके, how World War II came to an end? As I told you, US dropped two atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki on August 1945, and the atomic bombs were named as Little Boy and Fat Man. Okay, Little Boy, छोटा बच्चा या मोटा आदमी इसको नहीं बोलना. Okay, these are the names given to atomic bombs. Okay, why these names? का रीज़न किसी को मालूम नहीं है, भी नाम दिया जा सकता है वैसे तो, जैसे कि तूफान का नाम, टाइफून का नाम, कैटरीना सब रखते हैं, तो इस तरह से इसका भी नॉमेनक्लेचर है। USA and USSR became the greatest powers in the world with the ability to influence events anywhere on the earth, and even today they can influence any event on earth, right or wrong? Agreed? वैसे अभी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी इवेंट होता है तो उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। तो ये इम्पैक्ट हुआ, ये रिजल्ट हुआ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, एंड दिस इज हाउ कोल्ड वॉर बिगैन। नाउ व्हाट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? तो गाइस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्यूबा का मैप दिखा दूँ पहले। तो हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूबा को, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हियर इट इज क्यूबा एंड ये यूएसए है, आप देख सकते हैं शिकागो, मैक्सिको, ये सब कितने पास हैं क्यूबा से। एंड गाइस यूएसएसआर क्या कर रहा था, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा पॉलिटिकल कंडीशन क्यूबा का उस समय कैसा था। क्यूबा, उस समय क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्ट्रो। ओके, एंड ही वाज ए कम्युनिस्ट लीडर, हिज आइडियोलॉजी वाज कम्युनिस्टिक। ओके, सो क्यूबा ज्वाइंड यूएसएसआर's पावर ब्लॉक। ओके, एंड यूएसएसआर में उस समय निकिता क्रुश्चोव वाज द प्रेसिडेंट, और उन्होंने यहाँ पर अपने मिसाइल्स इंस्टॉलेशन शुरू कर दिए सो डैट यूएसएसआर कैन डेटर यूएसएस। ओके, और ये जो मिसाइल यहाँ पर डिप्लॉय हो रहा था, कि आप अगर रेंज देखें, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप देख रहे हैं, इट इज़ डिनोटिंग द रेंज। ओके, तो इस मिसाइल का रेंज था। तो आप देख सकते हैं पूरा ये कनाडा एंड यूएस का पूरा रीजन ये कवर कर रहा है ये मिसाइल। अगर ऐसा होता तो यूएसए खतरे में आ जाता। अब यूएस क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। तो क्यूबा, एज यू नो, इट इज ए स्मॉल आइलैंड नियर टू यूएसए, and in April 1961 what USSR did, okay, USSR, the leaders of USSR were worried that USA would invade communist ruled Cuba। okay, USSR को कहीं से अपने खबरी से पता लगा कि USA would try to this invade Cuba। okay, and it will try to overthrow Fidel Castro। So this was the internal information which USSR had. So the president of a small island nation off the coast of US, as I told you, Fidel Castro was ruling Cuba at that time. Cuba was an ally of Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it। कोई भी कंट्री किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करती थी तो क्या बोलेंगे, अलाई। और अलाई को क्या बेनिफिट होता था किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करने का? फिनेंशियल एड, डिप्लोमेटिक एड, ये सब उसको मिलता था। ऑल्सो साइंस एंड टेक में उसको डेवलपमेंट में हेल्प मिलती। ओके, डिप्लोमेटिक ऑल्सो, ये बेनिफिट होता था किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए, एक अलाई के लिए। तो क्यूबा वॉज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन। निकिता क्रुश्चोव, आई टोल्ड यू, ही वॉज द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। निकिता क्रुश्चोव से आप ये मत समझना कि कोई इंडियन ओरिजिन का है या कोई फीमेल है, निकिता जनरली गर्ल्स का नाम। ओके, बट ऐसा नहीं है, सोवियत, ही इज़ ए मेल। ओके, एंड ही इज़ रशियन ओनली, फाइन।
तो डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि मिसाइल का रेंज कितना था। In 1962, he placed nuclear missiles in Cuba. The installation of these weapons put the US for the first time under fire from close range. I have shown you the range, nearly doubled the number of bases or cities in American mainland could be threatened by USSR. All right, clear to all of you? ऑलरेडी हम आपसे समझ सके। अब क्या हुआ, 3 weeks आफ्टर द सोवियत यूनियन हैड प्लेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा, अमेरिका बिकेम अवेयर ऑफ इट। अब अमेरिका को पता लग गया कि यूएसएसआर के पीछे क्या कर रहा है। तो अब यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी वाज द यूएस प्रेसिडेंट दैट टाइम। तो अब कैनेडी क्या करेंगे, कैनेडी ने ऑर्डर दे दिया कि कोई भी शिप अगर रशिया से, यानी कि जहाँ पर अगर रशिया है, हियर इट इज क्यूबा ओके, तो अगर रशिया से कोई भी शिप क्यूबा की तरफ आ रही है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना है आपको। ऐसा ऑर्डर दे दिया कैनेडी ने अपनी आर्मी को। ठीक है, अब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एंड फाइनली यूएसएसआर को क्यूबा से अपने मिसाइल वापस लेने पड़े। ओके, तो दिस वाज द पीक ऑफ कोल्ड वॉर, यू कैन से। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द पीक ऑफ कोल्ड वॉर। अदर इंसिडेंट्स वर आल्सो देयर लाइक वियतनाम क्राइसिस एंड कोरियन वॉर। ओके, so this was Cuban Missile Crisis. Now next coming to, see guys, power blocks. Okay, जहाँ पर भी आप रैड में देख रहे हैं मैप में, it is Warsaw Pact. They are member countries of Warsaw Pact. तो Warsaw Pact क्या है? Warsaw Pact was the power block of USSR. Okay, it is the name of power block of USSR, power block created by USSR. And जो भी आप येलो में देख रहे हैं रीजन, they are NATO members. NATO is the power block created by, which was created by USA. Okay, other power blocks of USA were ईटो and सेंटो, जो कि हम आगे देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो इमरजेंस ऑफ पावर ब्लॉक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या बेनिफिट्स होते थे किसी अलाई को पावर ब्लॉक में ज्वाइन होने से, एंड इसको यूएसए या यूएसएसआर को क्या बेनिफिट होता था, आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा क्यूबा के एग्जाम्पल से। तो उनको एक क्लोज बेस मिल जाता था, एक मिलिट्री बेस मिल जाता था नियर टू दैट कंट्री। लाइक यूएसए को एक क्लोज बेस मिल गया यूएसएसआर के आसपास, तो वो क्या करेगा, अपने मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा, जहाँ से वो डिटर कर सके यूएसएसआर को, बैलेंस कर सके। सो बैलेंस ऑफ पावर, यू कैन यूज दिस टेक्निकल टर्म बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर जो आपने ऑलरेडी लॉजिक ऑफ डेटरेंस में पढ़ा। ओके, तो दिस अलाई बिल्डिंग या दिस पावर ब्लॉक, joining of power block was based on an ideology which says what, it was based on mutual benefit, or you can say it was a symbiotic relationship. Fine. Next, coming to CETO and CENTO. What is CETO? Southeast Asian Treaty Organization, and Central Treaty Organization respectively, and these were the alliance system built by USA. Okay, now if you see the timeline of Cold War, अब यहाँ पर देखेंगे 1991 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन गॉट disintegrated, and this is how Cold War came to an end. Fine. Arenas of Cold War, as I told you, Congo crisis was there, वियतनाम क्राइसिस, कोरिया। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बट क्या होता था कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी लाइक इंडिया, नाम वाज अ मूवमेंट, ये हम किसी सेशन में करेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में।
तो इंडिया वॉज ए नॉन अलाइंड कंट्री। तो कभी भी अगर ऐसा क्राइसिस डेवलप होता था किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, तो ये क्या करते थे, ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हैं या ग्रुप्स हैं, वो इनके रेस्क्यू के लिए आते थे। लाइक इफ़ यू सी कोरिया, तो दोनों कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जब crisis was going on, India came to its rescue. India became mediator. Okay, likewise Congo war के टाइम पर UN जनरल असेंबली, UN सेक्रेटरी जनरल जब उस समय जो थे, he came for its rescue. Fine. So sometimes countries outside the two blocks, for example, non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts. How? I have already told you the example of India and UN Security General. By and large, it was the realization on the superpowers' part that war by all means should be avoided that made them exercise restraint. Restraint means what? खुद को रोकना. To stop, okay, and behave more responsibly in international affairs. The two sides understood, finally हम conclude कर रहे हैं अभी, the two sides understood that war might occur in spite of restraint. Either side might miscalculate the number of weapons in the possession of other side. They might misunderstand the intention of other side. Therefore, they started weaponization. They started वेपनाइजेशन, और इसीलिए कुछ ट्रीटीज़ हुई बाद में, तो हम एनपीटी के नाम से जाते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये भी आपको पढ़ना है। साथ ही सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, दिस वर द ट्रीटीज टू कंट्रोल आर्म्स रेस. That's all for today, guys. If you liked my session, please click on like button. You can also comment your queries and किस टाइप के वीडियोस, किस टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए. इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. आप टेलीग्राम में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड Akhil01 for getting 10% discount on Unacademy subscription. Alright, that's all for today. Wish you luck.